नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपनी पॉलिटिकल क्लास चल रही है यहाँ पर। और पॉलिटिकल का क्लास का ब भाग का पहला पार्ट मैं पढ़ा रहा था आपको, इकाई फर्स्ट का पहला पार्ट। इकाई फर्स्ट के पहले पार्ट में अपन ने संविधान की परिभाषा देखी थी और संविधान परिभाषा और साथ साथ में संविधान की विशेषताएं देखी थी। अब इसमें एक टॉपिक बच रहा है, वो देखेंगे। और जैसे मैंने आपको संविधान की विशेषताओं में एक पॉइंट बताया था, प्रस्तावना पॉइंट बताया था, तो यहाँ पर अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विस्तृत वर्णन देखेंगे। तो यहाँ पर अपन आज का पॉइंट देखेंगे, प्रस्तावना का विस्तृत वर्णन। संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विस्तृत वर्णन देखेंगे। यानी विश्व के बहुत सारे देश के संविधान हैं, उन संविधानों में प्रस्तावना का अभाव है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया और संविधान बनाते समय शुरुआत, जैसे मैंने कहा था, जब निबंध लिखते हो तो निबंध का महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तावना में आ जाते हैं। तो फिर आप निबंध का सार मान लो या महत्वपूर्ण बिंदु है आपका प्रस्तावना में आ जाता है। वैसे भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान का सार है, महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आ जाते हैं। तो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे अपन। तो इस प्रस्तावना के दो भाग है। देखो, प्रस्तावना के दो भाग है। पहला भाग आता है उद्देश्य भाग। पहला भाग कौन सा आता है बताओ? उद्देश्य भाग आता है। प्रस्तावना पहला भाग आता है कौन सा बताओ? उद्देश्य भाग आता है संविधान की प्रस्तावना का। यानी प्रस्तावना का मतलब, देखो प्रस्तावना का मतलब क्या है कि साहब सार पढ़ोगे आप तो पाओगे कि साहब प्रस्तावना में क्या होता है कि साहब मूल भाव होता है। यानी कोई भी काम करते हो उसकी प्रस्तावना, या मान लो शुरुआत बनाते हो उसकी, तो उसका मूल भाव आ जाता है आपके उसमें। तो भारतीय संविधान का मूल भाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे उद्देश्य भाग देखेंगे। पहले क्या देखेंगे बताओ? उद्देश्य भाग। उद्देश्य भाग का मतलब क्या हुआ? उद्देश्य भाग का मतलब है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य, किस उद्देश्य से संविधान निर्मित हुआ, वो प्रस्तावना के उद्देश्य भाग में है। और जैसे आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कि भारतीय संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस एक वाक्य में संपूर्ण उद्देश्य सम्मिलित हो गए हैं। तो उद्देश्य भाग के महत्वपूर्ण पॉइंट अपन पढ़ेंगे। तो उद्देश्य भाग का पहला पॉइंट आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने शुरुआत के समय 11वीं क्लास में कावा गुरुजी ने मैंने बताया होगा कि साहब राज्य होता है उसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कोई भी राज्य बनता है उसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं। उसमें आपका भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। और संप्रभुता का मतलब होता है, संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। देश की सीमाओं के अंदर वो स्वतंत्र होना चाहिए, देश की सीमाओं के बाहर भी स्वतंत्र होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है यहाँ पर? कि भारतीय संविधान अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से किसी भी व्यक्ति, संस्था या देश का भारतीय संविधान पर, भारतीय सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है। ध्यान देना। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारतीय संविधान और भारतीय शासन है, वो किसी संस्था या मान लो किसी देश के अधीन नहीं है, पूरी तरह से अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये प्रस्तावना के मूल भाव में है। यानी किसी विदेशी शक्ति के अधीन बाह्य दृष्टि से नहीं है और आंतरिक दृष्टि से भी नहीं है। तो ये पहला पॉइंट होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें देखेंगे समाजवाद। यानी इसका मतलब देखो, ये समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? मैंने बताया था आपको 42वें संविधान संशोधन में। कब जोड़ा गया बताओ? 42वें संविधान संशोधन में। और 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब सरकार है, समाज के हित के लिए कार्य करेगी, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेगी। चाहे पिछड़े वर्ग हों, अल्पसंख्यक हों, गरीब हों, उन सबको साथ लेकर चलेगी, उन सबके विकास के लिए कार्य करेगी। ये शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया बताओ? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसका पीछे आ चुका वर्णन साहब 1976 में हुआ था।
तो प्रस्तावना का दूसरा शब्द कौन सा बताओ? समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है कि देश के निचले से निचले तबके तक को सरकार साथ लेकर चलेगी, उसके विकास के लिए कार्य करेगी, अलग से योजनाओं का निर्माण करेगी, तो उसे समाजवाद कहते हैं। फिर आता पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब क्या है? देखो, ये भी कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया बताओ? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और पंथ निरपेक्षता का अर्थ बताने देते हैं आपको कि भारतीय सीमा क्षेत्र में रह रहे सभी पंथों के लोगों के साथ सरकार समान व्यवहार करेगी। पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसे क्या कहते हैं बताओ? पंथ निरपेक्षता कहते हैं। फिर आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक यानी भारत में देखो शासन प्रणालियों के अनेक रूप होते हैं, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत का शासन का कौन सा रूप स्वीकार किया? लोकतंत्रात्मक रूप को स्वीकार किया। और लोकतंत्रात्मक में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार किया, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन सा बताओ? संघात्मक रूप को स्वीकार किया और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। पीछे पढ़ाया था मैंने आपको कि साहब भारत ने लोकतंत्रात्मक शासन रूप को अपनाया है। और लोकतांत्रिक शासन रूप का मतलब क्या है कि साहब भारत में भारतीय सीमा क्षेत्र में रह रहे लोगों की सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। प्रत्येक प्रकार के लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। सामाजिक दृष्टि से लोकतंत्र को स्वीकार किया गया, आर्थिक दृष्टि से लोकतंत्र को स्वीकार किया गया, राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। यानी प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार होगा, लोकतांत्रिक शासन को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक में अगर गहराई में जाओ तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, संघात्मक रूप को अपनाया है। सही है ना? फिर आता है आपका साहब गणराज्य। तो ये परिभाषा आपको आनी चाहिए। मैंने आपको प्रस्तावना के शब्द में बोला था, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखो ये जब संविधान बना ना तो संविधान की प्रस्तावना में एक वाक्य में आ गया, फिर बाद में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता तो किस में जोड़ा गया बताओ? 42 संविधान संशोधन में। पहले क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देश्य भाग पूरा एक वाक्य में आ गया, है ना? तो गणराज्य का मतलब क्या होता है? एक लाइन की परिभाषा है। गणराज्य में एक लाइन की परिभाषा है। गणराज्य का मतलब होता है ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें शासन प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। ध्यान देना, देखो शासन प्रमुख लोग क्या होता है? निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। जैसे एग्जाम्पल बताएं, भारत का राष्ट्रपति शासन प्रमुख होता है और राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आप पढ़ चुके हो। फिक्स 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है ना? 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। और जैसे मालूम ब्रिटेन है, ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ का शासन प्रमुख महाराजा है, महारानी जो वंशानुगत है। जापान है, वो लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। अमेरिका है, अमेरिका क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्यों? क्यों? वहाँ पर शासन प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत है लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्यों? क्यों? भारत में शासन प्रमुख है, उसका क्या होता है बताओ? चुनाव होता है, फिक्स समय के लिए चुनाव होता है। तो गणराज्य का मतलब ये होता है कि साहब वह शासन व्यवस्था जिसमें क्या है? शासन प्रमुख वंशानुगत नगर निर्वाचित होता है। तो भारत की दृष्टि से देखोगे भारत में शासन प्रमुख कौन है बताओ? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का फिक्स समय के लिए क्या होता है बताओ? चुनाव होता है। तो ये तो हो गया साहब उद्देश्य भाग। प्रस्तावना क्या हो गया बताओ? उद्देश्य भाग। अब आता है विवरणात्मक भाग। दूसरा भाग आता है विवरणात्मक भाग। उद्देश्य भाग को तो आप एक लाइन में कर सकते हो कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखो उद्देश्य भाग को तो आप एक वाक्य में समाहित कर सकते हो क्या? कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। 500 पॉइंट आ गए इसमें, है ना? अब आता है विवरणात्मक भाग, यानी थोड़ा विवरण किया कि साहब उद्देश्य भाग में किस किस बात को और स्वीकार की, सॉरी प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें सार में आएगी, तो वो यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले आता है सामाजिक और आर्थिक न्याय।
सामाजिक, आर्थिक और एक और आता है राजनीतिक न्याय। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय को देखें पहले अपन। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि साहब देश में रह रहे सभी लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि साहब भारत सरकार ये प्रयास करेगी कि एक व्यक्ति इतना अमीर न हो जाए कि दूसरे को खरीद ले, दूसरा व्यक्ति इतना गरीब न हो जाए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाए, तो वो क्या बताओ, आर्थिक न्याय है ना। इसका मतलब क्या है, दूसरे शब्दों में कहें कि भारत सरकार ये प्रयास करेगी प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो, प्रत्येक नागरिक क्या प्राप्त हो, तो मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। फिर राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी, राजनीतिक दृष्टि से सबको समान समझा जाएगा। जैसे पीछे आपने पढ़ा कि 18 वर्ष की प्रत्येक आयु का 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा बताओ, मत का अधिकार होगा। इस प्रकार आपने लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव में पढ़ा, राष्ट्रपति चुनाव पढ़ा, प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है वो चुनाव लड़ सकता है, उसमें किसी प्रकार जाति, भाषा, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान समझा जाता है। तो तीनों न्याय का अर्थ समझ गए होंगे आप, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। फिर आता है देखो दूसरा पॉइंट इसमें, वो आता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। इसका मतलब देखो यहां पर स्वतंत्रता का मतलब, तीनों को अर्थ देखें अपन। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, चाहे वो बोलने की स्वतंत्रता हो, चाहे काम करने की स्वतंत्रता हो, चाहे निवास करने की स्वतंत्रता हो, चाहे पैसा चुनने की स्वतंत्रता हो, चाहे धर्म चुनने की स्वतंत्रता हो, प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई है। समानता, समानता का मतलब प्रत्येक नागरिक को धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या समान समझा गया है, किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। और बंधुत्व का मतलब कि भारत का प्रत्येक नागरिक को भाई भाई का दर्जा प्रदान किया गया, सबको समान अवसर प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर, यानी बंधुत्व का मतलब होता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता का पूरा ध्यान रखा गया है। तो इस प्रकार से विवरणात्मक को दूसरा पॉइंट क्या बताओ, स्वतंत्रता, समानता और क्या बताओ, बंधुत्व है की व्यवस्था की गई है। फिर आता है देखो यहाँ पर आखिरी पॉइंट आता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। यानी यहां पर देखो क्या चीज है, देखो पहले व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये पॉइंट देखिए अपन। यानी इसका मतलब क्या है, व्यक्ति की गरिमा यानी प्रत्येक नागरिक की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और राष्ट्र की एकता यानी भारत में विविधताएं खूब सारी है, विविधताएं खूब सारी है, चाहे वो जलवायु के आधार पर हो, प्राकृतिक आधार पर हो, आपके जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, विविधताएं पाई जाती हैं। तो विविधता को होते हुए देश को एकता प्रदान की गई है, यानी एक समझा गया है। यानी सभी, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा हो, किसी भी जगह का हो, वो पहले भारत का नागरिक है, देश की एकता प्रदान की गई है। एक नागरिकता, जब ऐसे में बताया मतलब एक नागरिकता, एक नागरिकता प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई है। और ये अखंडता, ये अखंडता शब्द मैंने बताया था कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में।
कब जोड़ा गया बताओ? 42वें संविधान संशोधन। मैंने कहा था ना 3 शब्द जोड़े गए भारतीय संविधानिक प्रस्तावना में, 3 शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवाद, दूसरा था पंथनिरपेक्षता और तीसरा अखंडता। यानी अखंडता का मतलब क्या हुआ? अखंडता का मतलब है कि साहब भारत विविधता होते हुए भी एक है और इसी एकता को किसी के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, विखंडित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसको अपन ने पढ़ा, ये पॉइंट यहाँ पर पूरा है, सही है ना। तो देखो यहाँ पर